Welcome back dear aspirants in our channel Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ में इस समय हम नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इसके एक ओवरऑल व्यू को लिया है और साथ ही साथ हमने कुछ राज्यों की जैसे खास करके नागालैंड की हमने बात करी एक वीडियो में, फिर मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय को हमने एक वीडियो में देखा। अलग अलग राज्यों का हम स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम त्रिपुरा के बारे में और साथ ही साथ हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आसाम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए आसाम को हम सिंगल वीडियो में इसलिए कवर करेंगे क्योंकि जिस प्रकार से नागालैंड आपका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसके बारे में कई सारे पॉइंट्स थे, ठीक उसी प्रकार से आसाम जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, यह भी एक डिस्टर्ब्ड एरिया है और इसके बारे में ढेर सारे पॉइंट्स हैं। तो हमें पूरा एक वीडियो लग जाएगा इस एक स्टेट को कवर करने में। आप सभी देख सकते हैं ये जो मैप है, हमने इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट से इसको देखिए हाईलाइट करके यहाँ पे शो किया गया है। इस मैप के माध्यम से आप नॉर्थ ईस्टर्न जितने स्टेट्स हैं उन किन किन स्टेट्स का किससे बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा होगा ये भूटान का हिस्सा होगा, यहाँ पे नेपाल का हिस्सा है और ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ये सब आप जानते हैं क्योंकि मैप देखना देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज हम त्रिपुरा के बारे में कि त्रिपुरा की स्थिति कैसी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें समस्याएं नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग हर ही स्टेट में रही हैं। त्रिपुरा का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो उग्रवाद की शुरुआत होती है वो 1978 से होती है और ये होती कब है, जब राज्य में जो एक जुबा उपजाति होती है, एक जो उपजाति जिसका नाम है जुबा, तो जुबा समिति की स्थापना के बाद 1981 में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर की स्थापना होती है। त्रिपुरा TNV, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर। और इसी के साथ जो है कहीं देखा जाता है किसी कुछ मतलब कई कई रूपों में हमें उग्रवाद देखने को मिलता है। होता क्या है कि जब त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर रहती है तब तक तो कुछ हद तक स्थितियाँ उतनी बदतर नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद एक NLFT जिसे हम कहते हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसे आप याद रखेंगे। त्रिपुरा में एक नेशनलिस्ट ईसाई उग्रवादी संगठन है और इसकी स्थापना होती है 1989 में। और जब इसकी स्थापना होती है NLFT की नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की, तब से हिंसक घटनाएं, उग्रवादी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो एक उद्देश्य होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो इनकी मांग होती है, वो एक अलग स्वतंत्र त्रिपुरा देश की स्थापना करने की होती है। और आप जानते हैं जब भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग होने की बात करता है तो भारतीय संघ जाहिर सी बात है उसे अलग होने तो देगा नहीं और उसके लिए वो अपने विभिन्न प्रकार के फोर्सेज इत्यादि को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो NLFT है इसके दो पार्ट हो गए हैं, ATTF जिसे हम कहते हैं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, और दूसरा जो है वो नेशनल होली आर्मी। इन दो पार्ट्स के माध्यम से ये अब काम करता है। देखिए 1990 से लेकर के 2004 तक जो उग्रवादी गतिविधियाँ रही थी लगातार चलती रहीं और साथ साथ ये जो NLFTF के जो भी दो पार्ट हैं इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। त्रिपुरा का बॉर्डर जो लगता है बांग्लादेश, जैसे आप ऊपर वाले मैप में देखें तो ये देखिए त्रिपुरा वाला जो हिस्सा है ये वाला पूरा हिस्सा आपका पार्ट ये बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश से। अभी तो बॉर्डर काफ़ी हद तक सही हो गए हैं, लेकिन पहले काफ़ी कटे पिटे थे, अभी भी बहुत ज़्यादा कटे पिटे हैं। इस कटे पिटे का मतलब ये है कि बॉर्डर बहुत ज़्यादा अंदर बाहर तक घुसा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश का बहुत सही हिस्सा त्रिपुरा के लगभग समझिए कि कुछ क्षेत्रों के बीच में घुसा हुआ है, उसी प्रकार से त्रिपुरा के बहुत से हिस्से बांग्लादेश के क्षेत्रों के बीच में घुसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का साथ ही साथ पहाड़ी इलाके हैं और ढेर सारे जंगल इत्यादि हैं, तो इसका लाभ उठा करके जो ये NLFT हैं ये काफ़ी ज़्यादा उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो बांग्लादेश से लगी टूटी फूटी पहाड़ी स्थितियों में इन्होंने बहुत लाभ उठाया, बहुत प्रकार से अपनी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इस प्रकार समस्या आती है तो उसको समस्या का समाधान करने वाला भी कोई ना कोई आता है। जिस प्रकार से हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, चाहे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लेकर के बहुत सारे हैं। तो उसी प्रकार से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर राज्य में भी एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मानिक सरकार। बहुत ही विजनरी व्यक्ति थे और काफ़ी योग्य व्यक्ति थे ये, और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, समस्याओं को समझते थे, समस्याओं को बहुत जड़ से ख़त्म करने में विश्वास रखते थे। 1998 से लेकर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है और इस समस्या का समाधान इन्होंने बहुत ही
बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके किया। इन्होंने एक अच्छी योजना बनाई। योजना क्या किया, देखिए 2 तरीके अपनाए थे योजना में, जिसे हम कहते हैं दंड और पुरस्कार नीति। देखिए मोटे तौर पे इसे हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो लोग नहीं मानते उनको दंड दिया जाए और जो लोग मानते हैं उनको पुरस्कार दे करके उनका स्वागत किया जाए। उग्रवादी विरोधी ऑपरेशन चलाए गए ढेर सारे, और जितने भी उग्रवादी थे उन सबको ख़त्म किया जाए, खदेड़ा गया या फिर मेन स्ट्रीम में लाने के उनका प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो आम लोग थे उनसे मानसिक जुड़ाव हो सके, सरकार के प्रति उनके अंदर विश्वास पैदा हो, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उनका ढेर सारा विकासात्मक गतिविधियों में उनका साथ दिया। तो जब इस प्रकार की चीज़ें लोगों को मिली, आम लोगों को मिली, और साथ ही साथ जो लोग उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे उनको बल का प्रयोग करके उनको शांत किया गया। तो इस प्रकार से इनकी कमर भी टूटी और साथ ही साथ जो लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते थे उन लोगों को सरकार ने मदद भी करी, उनके लिए ढेर सारी योजनाएं भी चलाईं। तो ये बहुत ही विजनरी तरीका था और कहीं ना कहीं ये देखता है, त्रिपुरा यह साबित करता है कि जो उग्रवाद की जो समस्या है, इन समस्याओं का भी समाधान अगर हम बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करें तो हम करने में सक्षम हो सकते हैं। तो एक प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने ये दिखाई देता है। इससे पहले मैंने आपको मिज़ोरम और मेघालय के बारे में, इसके बारे में इस तरह से बातें बताई थी। आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए जितनी भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपके नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, और इन सबको आप अच्छे से कर लें और मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आप अलग से करंट अफेयर्स पे ध्यान देते रहें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हम लोग का हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जिसका नाम स्टडी मंत्रास विद आदित्य है ग्रुप करके, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसमें क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख करके डाल सकेंगे और आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाता है और ढेर सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो खास बात यह है कि इसके जो 3 पूर्वी जिले हैं ना, जिसका नाम है तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग, तो इस क्षेत्र में जो निवासी हैं इस क्षेत्र में जो निवास करते हैं वो लोग लगातार परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि जो NSCN-IM है, जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और फिर NSCN जो खाफलांग के वाला है, इसाक मुइया और खाफलांग वाला, ये लगातार संघर्ष करते रहते हैं। क्यों संघर्ष करते हैं? दरअसल ये जो दल है ना NSCN-IM, यह अरुणाचल प्रदेश के इन 3 जिलों को, जिसका नाम है लोंगडिंग, लोंगडिंग और तिराप, इन 3 जिलों को जो है नागालिम का एक पार्ट मानता है। उस कहता है कि नागालिम जो हमारा बनेगा उसमें ये तीनों जिले जो है शामिल होंगे। और इसके लिए आप देखेंगे कि मैप के माध्यम से चीज़ों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप मैप को अगर ध्यान से देखें तो जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ये आसाम का हिस्सा है, ये नागालैंड का हिस्सा है, और जो देखिए यहीं पे ये है लोंगडिंग, तिराप और साथ साथ चांगलांग। तो ये जो तीनों जो जिले हैं ना, इन तीनों जिलों को जो नागालिम का पार्ट बनाना चाहते हैं NSCN-IM, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे लगातार संघर्ष होते रहते हैं और संघर्ष होने की वजह से यहाँ के जो नागरिक हैं वो लगातार अशांति वाला जीवन जीते हैं। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश में समस्या हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश विद्यार्थी संगठन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो उस समय थे, उनको जो विद्यार्थी संगठन थे अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उनको उन्होंने ज्ञापन लिखा। क्या ज्ञापन लिखा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो चकमा और हाजोंग जो शरणार्थियों के गैर कानूनी प्रवास से अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्व भाग में स्वदेशी जो आदिवासी हैं वो लोग हाशिए पे आ गए। यानी 2 जो जातियाँ हैं चकमा और हाजोंग, इनकी वजह से ये लोग जो शरण ले लिए हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में, इनकी वजह से उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में जो एक सुदूर पूर्व का जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है उसमें जो स्वदेशी जो आदिवासी हैं जो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए। यानी कि उनके संसाधनों को कम किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को कम किया जा रहा है। ये सब समस्याओं, इन सब समस्याओं का जिक्र उन्होंने किया। किसने? विद्यार्थी संगठन ने किया, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से। जबकि पश्चिमी भाग में नेपाली, भूटानी और तिब्बती स्वदेशी आदिवासियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। यानी कि पश्चिमी भाग में भी दिक्कत है और पूर्वी भाग में भी दिक्कत है। इस प्रकार समस्याओं का जो जिक्र जो छात्र संघ है उन्होंने किया। राज्य के मध्य भाग में बांग्लादेशियों की एक घुमक्कड़ आबादी है जिन्होंने एनसी आदि, गालो, आपातानी तथा ताजिन आदिवासियों में तनाव पैदा कर दिया। यानी कि हर तरफ से अरुणाचल प्रदेश में ढेर सारी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया कि पश्चिमी भाग भी कहीं न कहीं समस्याओं का सामना कर रहा है, पूर्वी भाग भी, और मध्य भाग में जो बांग्लादेशी घुमक्कड़ आबादी है
वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को उन्होंने देश के राष्ट्रपति को बताया। अब इन सब के अतिरिक्त जो देखिए जितने भी संगठन बने हैं उनके अलावा बात अगर हम करें तो जो एक उल्फा है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, इसे हम पढ़ेंगे अगले ही अपने लेक्चर में। इसने अरुणाचल प्रदेश का प्रयोग जो है वो म्यांमार में सांगिंग डिवीज़न में स्थित अपने कार्यालय के बीच आवागमन मार्ग के रूप में किया है। आप जब देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो मार्ग है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो कहीं ना कहीं आसाम और अरुणाचल प्रदेश आसाम और म्यांमार के बीच में पड़ता है। तो जब आसाम से किसी को म्यांमार जाना होगा तो उस समय उसे अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो उल्फा एक उग्रवादी संगठन है जिसे हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम कहते हैं, ये लगातार म्यांमार में जो इसका कैंप है सांगिंग डिवीज़न में जो स्थित है उसमें वहाँ विजिट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का प्रयोग करते हैं। अब जाहिर सी बात है जब पर्टिकुलर किसी रूट का ये प्रयोग करेंगे तो शांति भरा तो रहेगा नहीं। उल्फा की अरुणाचल प्रदेश का सामरिक जो महत्व है वो दिसंबर 2003 में तब बढ़ जाता है जब भूटान में इनके जो भी कैंप इत्यादि होते हैं, जो भी इनकी गतिविधियाँ होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भूटान की आर्मी और भारतीय जो आर्मी मिल करके उनको 2003 में खदेड़ देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, अपना जो दूसरा जगह ढूंढते हैं, फिर उसमें ये म्यांमार में शिफ्ट होते हैं। तो उल्फा ने असम और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में आसान आवाजाही के लिए लोहित जिले में आप देखेंगे एक मानभूम रिजर्व है। मानभूम रिजर्व है, तो इस मानभूम रिजर्व के माध्यम से जंगल में अपना आवागमन कैंप और अपना सुरक्षित एक स्थल बना लेते हैं जो कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से उल्फा भी अरुणाचल प्रदेश को लगातार वो इन्वेट करते हैं, उसके रास्ते से वो जाते हैं और म्यांमार जैसे जगहों पे अपनी गतिविधियों में अंजाम देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो भी इन अलग अलग संगठनों को, अलग अलग राज्यों में जो आशाएं हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उग्रवादी संगठनों की, उनकी भेंट चढ़ जाता है। देखें तो आप 3 जो इसके पूर्वी ज़िले हैं वो नागालिम बनाने की वजह से, नागालिम का जो एक एस्पायरेशन लेकर रखे हैं कुछ उग्रवादी संगठन, उनकी वजह से वो लगातार डिस्टर्ब रहता है और साथ ही साथ उल्फा की गतिविधियों की वजह से भी डिस्टर्ब रहता है। और भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से सटता जो सीमा है, पश्चिमी सीमा, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब रहता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देती हैं। तो डियर फ्रेंड, ये हमने आज का वीडियो देखा जिसमें हमने 2 राज्यों के बारे में डिस्कस किया, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इस सीरीज में आखिरी वीडियो होगा। आखिरी मतलब कि सभी राज्यों को हमने अलग अलग डिस्कस कर लिया है, अब हमें सिर्फ आसाम को डिस्कस करना है और उसमें ही हम NRC इत्यादि को, सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो ये रहा हमारा डियर फ्रेंड आज का वीडियो। इसके बाद आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।